नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी एलटी, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी 2025 प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से हिंदी की प्रमुख रचनाओं के ऊपर आप सभी से चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सभी से चर्चा की थी। उम्मीद है कि उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और उसके मुताबिक अपनी तैयारी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार शिक्षक पर्दे के पीछे से काम करता है और वही काम आज हम आप सभी के सामने कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हमारी नियमितता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे कि विद्यार्थियों में उत्साह की कमी न हो। तो हम जहाँ भी रहते हैं, चाहे अपनी कर्मस्थली पर रहें, चाहे जन्मस्थली पर रहें, हम अपने विद्यार्थियों को लगातार कोशिश करते हैं कि कोई न कोई मार्गदर्शन दिया जाता रहे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की लगभग 75 से अधिक रचनाओं की चर्चा की है, जो कि पद्य और गद्य रचना के अंतर्गत हैं। आप यदि वन लाइनर किताबों को पढ़ें या फिर प्रैक्टिस सेट लगाएं या मूल किताबों को पढ़ें तो निश्चित तौर पर उन रचनाओं को विशेष करके जरूर देखें। तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि इन रचनाओं को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि अंत तक पूरी वीडियोज को देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो रचनाएं कौन कौन सी हैं। हम अगर काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो। अगर आप पृथ्वीराज रासो को इतिहास ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, वन लाइनर किताबों में पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में पढ़ रहे हैं, तो कितने सर्गों में बटा है, कितने समय में बटा है, इसकी भाषा को लेकर आलोचकों में क्या विचार रहे हैं, छंद के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से कौन किसने इसको क्या कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में क्या रहा है। आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के बारे में जरूर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने भी पृथ्वीराज रासो को लेकर काम किया है। तो आप पृथ्वीराज रासो को हर एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड जो कि जैसी ग्रंथावली से ली गई है, एक छोटा सा खंड है। तो कितने खंड हैं, इसमें कितने महीनों का जिक्र किया गया है। कई बार इस रचना से संबंधित शब्दार्थ पूछे जाते हैं कि फला शब्द का अर्थ क्या है। अगर कोई पंक्ति दे दी गई, उसी में से कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वहां से सवाल पूछा जाता है। इसको लेकर हमने यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय नागमती वियोग खंड, भ्रमर गीत सार और कबीर ग्रंथावली यानी कबीर की पुस्तक को लेकर शब्दावली पर हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर पुराने विद्यार्थी होंगे तो जरूर देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है कि इस चैनल पर हर एंगल से आप सभी को पढ़ाने की कोशिश की गई है। बस जरूरी है कि आप विश्वास बना के रखें, अपने अंदर जिज्ञासा का भाव जरूर रखें और खोज कर पढ़ें। तो नागमती वियोग खंड को एकदम से क्लियर करके आपको रखना है। फिर अगली रचना है सूरदासकृत भ्रमर गीत सार। कि किस स्कंद से इसको लिया गया है, कैसा काव्य, उपालंब काव्य, ध्वनि काव्य, सगुण निर्गुण को लेकर जो भी उद्धव गोपियों के बीच में संवाद रहे उसको लेकर, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के तौर पर कि भ्रमर गीत सार का मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने क्या क्या विचार दिए हैं या फिर उनके कौन कौन से कथन है। अगली रचना है तुलसीदासकृत रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा को लेकर सवाल बनते हैं, कितने कांड हैं उसको लेकर सवाल बनते हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन रामचरितमानस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासतौर से ज्ञान भक्ति को लेकर, या फिर तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या फिर बच्चन सिंह ने कहा है, रामविलास शर्मा को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन भी रचनाओं का नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं, उन रचनाओं को आपको नॉर्मली ऑब्जेक्टिव तौर पर भी याद करना है और सतर्कता के साथ पढ़ना है। जैसे नॉर्मली सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये तो बहुत सरल सवाल हो गया, लेकिन इसी में से अंदर इसकी भाषा को लेकर सवाल पूछा गया, इसके छंदों को लेकर सवाल पूछा गया, इसमें कुल कितने समय है, सर्ग है, उसको लेकर पूछा गया, या फिर पूछ दिया गया कि भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो निराश होना पड़ता है, किस रचना के बारे में है। तो
तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने अनुराज हिंदी एकेडमी पर पढ़ा था कि सर ने बताया था कि सतर्क होकर पढ़ना इन रचनाओं को। तो आप हर एंगल से इसको पढ़े थे और जिस तरीके से भी सवाल पूछा गया था आपने उसको कर दिया था। उसी तरीके से नागमती वियोग खंड, भ्रमर गीत सार, रामचरितमानस को हर एंगल से आपको देखना है, चाहे उसके कवि की दृष्टिकोण से देखना पड़े, आलोचकों के दृष्टिकोण से देखना पड़े, तो हर एंगल से आपको देख के जाना है। मतलब अलर्ट रहना, इधर उधर की रचनाओं को पढ़ने के बजाय जिन महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं उसको जरूर देखिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब कहीं न कहीं लोक से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने सूप या चलनी का नाम जरूर सुना होगा। सूप और चलनी की खास विशेषता यही होती है कि जो एक तरीके से अपशिष्ट चीजें होती हैं उनको भी छांटती हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको एक जगह कलेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हमने फिल्टर करने का प्रयास किया है कि आपके सामने ढेर सारी रचनाएं हिंदी साहित्य की हजारों रचनाएं मौजूद हैं, फिर भी आपको किन किन रचनाओं पर विशेष जोर देना है। तो रामचरितमानस को आप हर एंगल से देखेंगे। प्रिय प्रवास, हरिऔधकृत प्रिय प्रवास को देखेंगे कि इसमें कितने सर्ग हैं। खड़ी बोली पहले महाकाव्य के तौर पर है। संस्कृत वर्ण के लिए ये रचना जानी जाती है, इसको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अन्य जो भी मूल इतिहासकार हैं, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सभी ने इस तरीके से मूल्यांकन प्रिय प्रवास का किया है, तो इसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे। मैथिली शरण गुप्तकृत, भारत भारती, साकेत, इन रचनाओं को पढ़ते हुए भारत भारती का क्या महत्व है, कितने खंडों में बटी हुई है, इसके बाद साकेत में कितने सर्ग हैं, पात्र योजना किस तरीके की है, या फिर महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि जो विद्यार्थी मेहनत करने वाले हैं, जो मूल किताबों को पढ़ते हैं, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल कोई मंत्र चाहते हैं कि किसी हिसाब से कोई मंत्र मिल जाए, एक दो दिन में पढ़कर हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, उनके लिए कठिन हो सकता है। हो सकता है कि उनके दिमाग में आ रहा हो कि सर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि समय बहुत कम है। समय तो निरंतर अपनी गति से चलता रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, उसी समय को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपने को खुद नियंत्रित करने के लिए इन महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगली रचना है जयशंकर प्रसाद कृत आंसू कामायनी। कामायनी मुख्य रूप से इसमें कितने सर्ग हैं, पात्र योजना किस तरीके की है, जो भी पात्र हैं किन प्रतीकों में प्रयुक्त किए गए हैं। कामायनी वैसे तो 15 सर्गों में है, लेकिन महत्वपूर्ण सर्गों के बारे में बात करें तो श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, इन सभी का क्रम क्या है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इन सर्गों से पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं, ठीक है, खूब पंक्तियां पूछी जाती हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर किताबों या प्रैक्टिस सेट से आपका मन भर रहा है, तो इन मूल किताबों को पढ़िए, ठीक है। जब भी आपको समय मिले जरूर अपने पास इन मूल किताबों को रखे रहिए, उनको पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन वेबसाइट से खोजकर पढ़िए या फिर किताबें रखे होंगे उनसे पढ़िए, तभी आप इस प्रतियोगिता भरी हुई परीक्षा में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। वरना अगर आप चाहेंगे कि कोई छू मंतर योजना चले तो थोड़ा सा निराश होना हो सकता है। अगली जो रचना है निरालाकृत सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, दोनों बहुत ही बेहतरीन रचनाएं, हर एग्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछी जाती हैं, कई बार इनके अंदर से सवाल पूछा जाता है। इसमें भी आपको राम की शक्ति पूजा जैसे इसमें प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं या फिर पात्र योजना है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। पंतकृत परिवर्तन कविता को बिल्कुल एक बार आप पढ़ लीजिए। महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता इनकी प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य भी कविताएं हैं, ठीक है, बहुत सारी कविताएं इनकी हैं। जैसे यूजीसी नेट में आप देखेंगे 3 से 4 कविताएं लगी हुई हैं, तो उनको देखिए। कहने का मतलब है कि हम केवल एक एक दो दो कविताओं का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इन कवियों को आपको ध्यान से पढ़कर जाना पड़ेगा, ठीक है, हर एंगल से इनको पढ़कर जाइए। वो उसी चलनी की तरह इनको चाल कर ऊपर आप रख लीजिए कि पढ़ने के लिए तो हमें पूरा पढ़ना है, लेकिन इनको विशेष रूप में पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी और रश्मिरथी को जरूर ध्यान में रखकर जाइए, इनके प्रकाशन वर्ष को लेकर, पात्र योजनाओं को लेकर, इनकी जो प्रमुख पंक्तियां उनको लेकर, ठीक है, विषय वस्तु कहां से ली गई है, इसको पूरा ध्यान में रख के आपको एग्जाम में जाना है। आगे बात करते हैं नागार्जुन, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन की तमाम कविताएं, बादल को गिरते देखा, ठीक है, कालिदास, इनकी कविता तमाम कविताएं हैं, तो उनको भी समय मिले तो आप जरूर देखिए। अकाल और उसके बाद नागार्जुन को प्रतिनिधि
कवियों के रूप में आप देखिए इनकी प्रतिनिधि कविताएं भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगले जो कवि हैं अज्ञेय, अज्ञेयकृत असाध्य वीड़ा। अज्ञेय ने तो वैसे बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन असाध्य वीड़ा इनकी लंबी कविताओं में से एक कविता है। तो इसको पात्र योजना के दृष्टिकोण से जो इसका प्रतिपाद्य है उसके दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखी जाए। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश नाम से इन्होंने कविता लिखी हुई है। कई बार इसकी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं या फिर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है गीत फरोश के कवि कौन है, तो तुरंत आप बता दीजिए। और यहाँ पर जितने भी कवि हैं, खासतौर से इन 3 कवियों को तो आप देखिए इनका संबंध कहीं न कहीं सप्तक से भी जुड़ा हुआ है। तो कौन किस सप्तक में, ये सब भी आप जरूर ध्यान में रखिए। मुक्तिबोध, अज्ञेय की तरह ही मुक्तिबोध ने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, लेकिन अंधेरे में नाम से कविता से मुक्तिबोध जाने जाते हैं। तो अंधेरे में प्रकाशन कब हुआ, इसका पहला नाम क्या था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कितने खंडों में बटी हुई है, और प्रमुख पंक्तियां कि जैसे फैंटेसी के लिए ये कविता जानी जाती है, तो फैंटेसी क्या है, इन सभी चीजों को जरूर एक नजर आप दौड़ाकर एग्जाम से पहले जाइए। धूमिल की कविता मोचीराम, रोटी और संसद, ये फेमस कविताएं रही हैं, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान में रखकर जाइए। और परीक्षा से पहले जो भी चारों सप्तक हैं उनमें कौन कौन से कवि हैं उनको जरूर एक बार दोहरा कर जाइए, रिवीजन करके जाइए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से हर हालत में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो हमने कविताओं की बात की। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पृथ्वीराज रासो से शुरू कर दिया है, विद्यापति, अमीर खुसरो और रासो काव्य जितने, उनको आप वन लाइनर किताबों से जरूर पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है कि इन रचनाओं को विशेष तौर पर आपको फोकस करके जाना है कि इनसे अगर सवाल आए। मुझे याद आता है कि एक बार हम पीजीटी के एग्जाम में गए हुए थे, यूपी पीजीटी में, तो वहां पर सवाल पूछा गया था कि रामचरितमानस किस भाषा में है। तो एक हाउसवाइफ ही उस एग्जाम में बैठी हुई थी, एक लंबा सा हॉल था, हम उसमें बैठे थे सबसे पीछे, इधर बैठी हुई थी वो, और उन्होंने अपने समानांतर बैठे हुए परीक्षार्थी से कहा कि रामचरितमानस किस भाषा में या बोली में लिखा गया है, प्लीज बता दो। उनकी आवाज में इतना करुणा थी कि वो चाहती थी कि कोई एक बार इसका आंसर बता दे। सामने वाले ने न के अंदाज में अपना सिर हिलाया और यहाँ पर बता दिया गया कि आप किसी कंपटीशन में हिस्सेदारी रखने गए हैं, कोई आपको नहीं बताता है। अगर बताता भी है तो आप एक बार क्वेरी करते हैं कि सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने अनुभव हासिल किया है, हमने जो भी जिसको भोगा हुआ है यथार्थ, उन्हीं चीजों को लेकर आपसे भी हम चर्चा करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चर्चा रियल लगती होगी। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बनावटीपन नहीं है। हमने कम से कम 15-20 बार आयोगों की इधर उधर की परीक्षाओं को दिया है और अलग अलग तरीके के अनुभव मिले हैं। व्यक्ति एक जगह तो कहीं न कहीं सेलेक्ट होकर नौकरी करता ही करता है, लेकिन अनुभव उसके जीवन भर के लिए साथी बन जाते हैं और तमाम उन लोगों के काम में आते हैं जिनको की जरूरत पड़ती है। तो कविता के बाद हम बात करते हैं उपन्यासों के ऊपर। जब आप आधुनिक काल की कोई भी किताब खोलते हैं तो पहले तो आप माथा पकड़ते हैं कि किसको पढ़ें किसको छोड़ें, लेकिन यहाँ पर हमने चलनी, अक्सर मैं रबर की बात करता हूं लेकिन आज हमने चलनी की बात की है, फिल्टर हमने करने की कोशिश की है कि आप तमाम चीजों को पढ़ते हुए किन किन चीजों पर ज्यादा जोर देंगे। तो आप उपन्यासों की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु को ध्यान में रखेंगे। प्रेमचंद कृत गोदान, वैसे तो प्रेमचंद के जो भी अन्य और उपन्यास वो महत्वपूर्ण है, रंगभूमि, गबन, कर्म भूमि, सब उपन्यास, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है। तो जब हम प्रेमचंद कृत गोदान लिखें तो गोदान को आप विशेष ध्यान रखिए, लेकिन समय मिले तो अन्य उपन्यासों को भी आप जरूर ध्यान रखकर जाइए। अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी, काफी मशहूर उपन्यास, इसकी पात्र योजना क्या रही है, विषय वस्तु क्या रही है, मनोविश्लेषणात्मक जितने उपन्यास आप देख रहे हैं, जैसे परीक्षा गुरु पहले उपन्यास के दौड़ का उपन्यास है, अंग्रेजी ढंग का नॉवेल, इस पर आरोप लगाया जाता है या फिर इसकी तुलना की जाती है। गोदान किसान जीवन का महाकाव्य, शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणात्मक काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप देखेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। और ये दोनों उपन्यास आप देख रहे हैं कि कैसे विधागत जो भी विधागत रूढ़ियां रही हैं उनको यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये भी सीधे सीधे कई बार सवाल पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो जितने विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं तुरंत बता देंगे कि जीवनी विधा की रचना नहीं है बल्कि उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा नहीं है बल्कि उपन्यास है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी उपन्यासों की बात मैं कर रहा हूँ वो सब अपने अपने एरिया के इकलौते उपन्यास है और हिंदी साहित्य के जाने माने उपन्यास है।
फणीश्वरनाथ रेणुकृत मैला आंचल, इसमें भी आंचल शब्द लगा हुआ है और यानी कि किसी खास क्षेत्र की कहानी इसमें कही गई है। तो मैला आंचल। यशपाल कृत झूठा सच, झूठा सच जो कि आप जानते हैं कि देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। यशपाल इत्यादि अपने जमाने में ये एक तरीके से क्रांतिकारी भी थे और आजादी को इन्होंने देखा भी था, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है। अमृतलाल नागर मानस का हंस, आप देखेंगे कि जीवनी परक उपन्यास लिखे गए, उपन्यासों की भी बहुत सारी कोटियां हैं। तो आप देखेंगे अमृतलाल नागर जिन्होंने तुलसीदास की जीवनी पर लिखा, सूरदास की जीवनी पर लिखा, तो अमृतलाल नागर को हर एंगल से आपको देख कर जाना है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमने रचनाओं को जरूर कलरफुल किया हुआ है आपके सहूलियत के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए, आकर्षण के लिए, लेकिन रचनाकारों को हमने सादा जीवन उच्च विचार की तरफ ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा हुआ है। तो कम से कम इन सभी उपन्यासकारों की अन्य जो भी उपन्यास रचनाएं हैं उनको एक बार नजर में दौड़ाकर जाइए। ठीक है, अलर्ट रहिए कि बहुत सारे उपन्यासकार हैं, लेकिन कम से कम इनको आप समग्रता में पढ़कर जाइए। आगे बात करते हैं भीष्म शाहनीकृत तमस, ये भी झूठा सच की तरह ही एक तरीके से देश विभाजन पर आधारित है। तो देश विभाजन को लेकर अलग अलग उपन्यासकारों ने अलग अलग अनुभूतियों को भोगा और इसके हिसाब से उन्होंने उपन्यास लिखा। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी, ये भी आप देखेंगे कि हास्य व्यंग्य विधा में लिखा गया उपन्यास है और एकदम से पोल खुलता है, खासतौर से जो भी शिक्षा विभाग है या फिर राजनीति है उसकी। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना, विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी। अभी हाल फिलहाल में जब मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूं तो लगभग 10 से 15 दिनों पहले 30 लाख रुपए का इस किताब पर या फिर विनोद कुमार शुक्ल को लेखक की रॉयल्टी के तौर पर प्रकाशन ने दिया, हिंदी युग्म करके प्रकाशन है। तो ये भी रचना काफी प्रचलित रही है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। एक अलग ढंग की ये रचना है, उपन्यास है। राही मासूम रजा आधा गांव, चूंकि हमारा संबंध गाजीपुर से है और ये भी रचना कहीं न कहीं यहाँ से जुड़ी हुई है और देश विभाजन या फिर जो हिंदू मुस्लिम समुदाय रहा है उसको केंद्र में रखते हुए राही मासूम राजा ने लिखा हुआ है। तो ये जितने भी उपन्यासकार हैं या फिर उपन्यास रचनाएं हैं, ये आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस चीज को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से तैयार करके जाना पड़ेगा। तो उपन्यासों के बाद हम बात करते हैं कहानी को लेकर। तमाम कहानियां लिखने के लिए तो प्रेमचंद ने ही अकेले 300 कहानियां लिखी हैं, लेकिन इनमें से जो भी खास कहानियां आप जितना अधिक से अधिक पढ़ लें उतना आपके फेवर में हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किन किन कहानियों को एग्जाम के पहले आपको पढ़ के जाना चाहिए। जैसे बंग महिला कृत दुलाई वाली, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह कफन। ईदगाह आप देख रहे हैं कि क्यों हमने लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके बाद आप देख रहे हैं कफन, जो कि यथार्थवादी कहानी है और प्रेमचंद की आखिरी कहानियों में से एक कहानी है और इसमें एक तरीके से प्रेमचंद के जो भी दलित विमर्श से संबंधित विचार हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। विचार क्या, उन्होंने पात्र के रूप में उस समाज के पात्रों को केंद्र में रखा हुआ है, पूरी यथार्थवादी तरीके से उस कहानी को लिखा है। पढ़ने के लिए प्रेमचंद की अन्य कहानियों को भी आप पढ़ सकते हैं, आप पूरा फ्री हैं। अगर मानसरोवर आपके पास है तो पढ़ सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ी बात है कि समय होना चाहिए, मानसरोवर के स्थान पर समय होना चाहिए, तब आपके लिए बेहतर तैयारी हो सकती है। अगर आप T20 की तरह तैयारी करेंगे तो फिर हो सकता है अच्छा स्कोर भी कर जाएं, नहीं तो कम स्कोर पर आउट भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारा काम है पर्दे के पीछे आपको सतर्क करना, इसीलिए आज हमने अपने चेहरे को भी नहीं लगाया है ताकि आप कंसंट्रेट रहें, सही बात हम कर रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनेंगे। अगली कहानी है कानों में कंगना, जो कि राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। ये कई बार पूछ ली जाती है किस पत्रिका में छपी थी, कब छपी थी। ठीक है, इसको आप अलग एंगल से कहानी लिखेंगे, जरूर पढ़िए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस कहानी को आप बिल्कुल पढ़कर जाइए। इस कहानी से कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, विश्व युद्ध से जोड़कर पूछे जाते हैं, प्रेम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, पात्र योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वहां से सवाल पूछे जाते हैं, कब प्रकाशित हुई थी, ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा था बहुत ही बेहतरीन कहानी और जरूरी वाली कहानी है, आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप और पुरस्कार, इनकी जो 2 कहानियां हैं इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। गाए बगाए, इन कहानियों को आपने किसी न किसी पाठ्यक्रम में जरूर पढ़ा होगा, चाहे BA MA के पाठ्यक्रम में भी आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा। जितनी भी रचनाओं का नाम हम बता रहे हैं
ऐसा नहीं है कि किसी कहीं आसमान से हम टपका रहे हैं उसको, बल्कि आप ही के बीच में से उसको फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शिक्षक का यही काम होता है कि अपने उन विद्यार्थियों को जो रास्ते से भटक चुके हों उनको सामने लाना, रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देना और विद्यार्थी को बता देना कि आपका लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है, और विद्यार्थी वहां धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करें। तो आकाशदीप और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी को जरूर पढ़िए, पात्र योजना के दृष्टिकोण से या फिर विषय वस्तु के हिसाब से। रेणुकृत, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, मशहूर कहानियां हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हेस या फिर रसप्रिया करके इन्होंने कहानी लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको भी आप जरूर पढ़कर जाइए। अज्ञेयकृत, गैंग्रीन, गैंग्रीन जिसको कि रोज नाम से भी जाना जाता है, अज्ञेय की चुनिंदा कहानियों में से एक कहानी जिसके पात्रों से सवाल पूछ लिया जाता है या फिर कोई लाइन दे दी जाती है उससे सवाल पूछ लिया जाता है। तो इन कहानियों को जरूर आप ध्यान में रख कर जाइए और कहीं न कहीं इसको आप पढ़े भी होंगे। अगली जो कहानी है, कोसी का घटवार, प्रेम पर आधारित एक अद्वितीय किस्म की कहानी, शेखर जोशी ने इसको लिखा। विष्णु साहनीकृत, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, इसमें किस तरीके से वृद्ध की उपेक्षा की जाती है या फिर वृद्ध विमर्श के दृष्टिकोण से इस कहानी को आप देख सकते हैं। दूसरा, देश विभाजन के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। तो भीष्म साहनी जहां इनका हमने तमस बतलाया था, वहीं पर आप कहानी भी देख रहे हैं। कई बार ये सब कहानियां सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं कि किसके द्वारा लिखी गई। उषा प्रियमदा की कहानी वापसी, ये भी वृद्ध विमर्श से संबंधित कहानी है, ठीक है। वापसी, एक रिटायर व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन जी रहा है और बाद में इसको क्या निर्णय लेना पड़ता है। इस कहानी को लगभग सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप समय निकालकर जरूर इसको पढ़िए। कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, ठीक है। ज्ञान रंजन, पिता नाम की कहानी, ये भी एक तरीके से आप देखेंगे वृद्ध। तो कई बार विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर पीएचडी का टॉपिक हमें चुनना है, क्या ले सकते हैं, कुछ सहायता कीजिए। तो देखिए इन्हीं में से एक आप टॉपिक बना सकते हैं, वृद्ध विमर्श को ध्यान में रखते हुए, या फिर समाज में बूढ़ों की क्या स्थिति है, वृद्धों की क्या स्थिति है, उसका यथार्थ चित्रण किन किन रचनाओं में किया गया है, तो उसको आप बना सकते हैं यहाँ पर। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, पढ़िए आप। कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया कहानी, बहुत अच्छी कहानी, इसको पढ़िए। निर्मल वर्मा, परिंदे, परिंदे कहानी आप देखेंगे कि बड़े बड़े पाठ्यक्रमों में लगी हुई है और नई कहानी की जो पहली नई कहानी के रूप में नामवर सिंह ने माना है परिंदे, इसलिए सवाल भी कई बार यहाँ से पूछा जाता है। तो जितनी भी कहानियों का हमने नाम बताया, कहानीकारों का नाम बताया है, उनको तो आप ध्यान में रखिए, साथ में इन कहानीकारों की अन्य कहानियों को अपने सेफ्टी के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि कैसे इसको पढ़ना है। जैसे ऑनलाइनर आप किताब पढ़ रहे हैं तो इन रचनाकारों का नाम आए तो आप एक बार वहां पर ठिठक कर या फिर ठहर कर पढ़िए, ठीक है। जितनी भी जानकारी हो वहां पर उस जानकारी को एकदम से पूरा संपूर्णता में पाने की कोशिश कीजिए, तब आपको फायदा इसका मिलेगा। जल्दीबाजी में रोज रोज एक ही चीज पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है, और ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका समय भी निकल जाएगा और परीक्षा की डेट भी आ जाएगी। कहानी के बाद हम बात करते हैं नाटक के ऊपर। आप देख रहे हैं नाटक को लेकर भी जब आप किताबें खोलते हैं तो आपके सामने तमाम मतलब नाटक आ जाते हैं, आपको लगता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि जिन भी गद्य विधाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनकी शुरुआत आधुनिक काल से होती है, भारतेंदु युग से ही हो जाती है। तो कुछ कुछ आप नाटक देखेंगे कि वहीं से शुरू हो जाते हैं, भारतेंदु युग से शुरू हो जाते हैं। तो भारतेंदु के नाटकों में जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कितने अंक हैं, कौन कौन से पात्र हैं, विषय वस्तु क्या है, कई बार इनमें आप देखेंगे कुछ गीत योजना भी नाटककारों ने प्रयोग की है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये तीनों नाटक आप एग्जाम के पहले एकदम से देख कर जाइए वहां पर, इसमें कितने अंक हैं, पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, विषय वस्तु क्या रही है, वो सभी चीजें एकदम से क्लियर करके आपको जाना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की का नाटक सिंदूर की होली भी पढ़ लीजिए, या फिर इतना भी जानिए कि ये किसका नाटक है। धर्मवीर भारती, वैसे आप देखेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस इत्यादि में तो इसको गलत दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको सुधार कर लेना है। धर्मवीर भारती, अंधायुग, अंधायुग में कितने नाटक हैं, पात्र योजना, पंक्तियां सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। जिस एग्जाम की, जैसे मैं एलटी ग्रेड, जीआईसी या जीडीसी को ध्यान में रखते हुए बातें बता रहा हूं, तो जहां पर आपको मालूम है कि ये टेक्स्ट पढ़ने, वहां तो आपके लिए सही है, लेकिन जहां पर मालूम नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, खासतौर से सीधे सीधे दे दिया गया है कि हिंदी नाटक पढ़ना है, हिंदी उपन्यास पढ़ना है, वहां ज्यादा रिस्की है। उस परिस्थिति में ये जो हम वीडियो आपके सामने रख रहे हैं बहुत काम आने वाली है, क्योंकि चुनिंदा रचनाओं से ही
ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जो मैं आप आज चर्चा कर रहा हूँ, लगभग 75 से 80 प्रश्न यहाँ से चांसेज हैं। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको खुद इसका रियलाइजेशन होगा कि हाँ फला सर सही कह रहे थे, इसी तरीके से सवाल यहीं से पूछे गए। अंधा युग को बढ़िया से आपको पढ़कर जाना है। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, इसको क्लियर करके जाना है। हबीब तनवीर, बस इतना भी जानिए आपकी आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मौका मिले तो पढ़ भी सकते हैं। बकरी नाटक, पहले छोटी कक्षाओं में इस पे नाटिका भी प्रस्तुत की जाती थी, मंचन भी होता था, तो कहीं न कहीं इसको आप ऑलरेडी पहले भी पढ़े होंगे। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, महाभोज मनु भंडारी का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाटककारों में किन किन नाटककारों के नाटक आपकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको जरूर यहाँ पर ध्यान में आप रख सकते हैं। उसी हिसाब से आप तैयार करके जाइए, इसको फिल्टर कर लीजिए। नाटक के बाद अगर हम बात करें तो निबंध की बात करें, तो निबंध भी आपके सामने बहुत सारे निबंध आ जाते हैं। फिर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतेंदु भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध को पढ़कर आप जा सकते हैं। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे, काफी फेमस ये निबंध। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध बढ़िया से पढ़ना है। और अगर आपके पास चिंतामणि भाग 1 है तो रोज 1-2 निबंध प्रतिदिन पढ़ने के प्रयास कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में आप जाएंगे तो देखेंगे कि 3 से 5 क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से ही पूछे जाते हैं। और जो भी परीक्षार्थी हैं उनको पता नहीं चलता कि आखिरकार ये सवाल कहाँ से हैं। बाद में जब वो खोजते हैं तो पता चला कि ये तो चिंतामणि भाग 1 से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो भाव मनोविकारों पर आधारित निबंधों के शीर्षकों से या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के तौर पर भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो समय रहते जरूर आप चिंतामणि भाग 1 अपने पास रखिए, उसी में कविता क्या है भी दिया गया है और अन्य निबंध भी है, लगभग 17 निबंध उसमें संकलित है। रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को आप पढ़ेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कूटज, अशोक के फूल। कई बार ये निबंध सीधे सीधे प्रकाशन वर्ष के तौर पर पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि किस तरीके के निबंध, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जितने भी निबंध लिखे वो ललित निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इन निबंधों को पढ़ लीजिए। कई बार इसी में से ठोस ठोस वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं कथन के तौर पर। प्रेमचंद का निबंध साहित्य का उद्देश्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रेमचंद जब 1936 में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे प्रगतिशील लेखक संघ की, तो वहां पर साहित्य का उद्देश्य क्या हो सकता है, ये भी कथन कई बार प्रेमचंद से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर पढ़िए आप। विद्यानिवास मिश्र इत्यादि ने तो ढेर सारे निबंध लिखे हुए, 40 से अधिक निबंध लिखे हैं, उसमें से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, याद कर सकते हैं। कई बार इनका क्रम से संबंधित ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब आप वन लाइनर किताब पढ़िए तो वहां पर इन पर विशेष फोकस कीजिए। हर एग्जाम में विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय, इन दोनों से, बल्कि आप अध्यापक पूर्ण सिंह को भी जोड़ लें तो ठीक रहेगा। इन तीनों से कम 3 सवाल तो पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक 5 सवाल के आसपास में हर एग्जाम में आते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां से विद्यानिवास मिश्र, पूर्ण सिंह और कुबेर नाथ राय से सवाल न आता हो, ठीक है। तो इसको आप इन सबको आपको विशेष ध्यान रखना है। विद्यानिवास मिश्र का हमने बता दिया। अध्यापक पूर्ण सिंह, अलग अलग जगह, कई जगह पर 6 निबंध माने जाते हैं, कई जगह पर 8 निबंध माने जाते हैं। तो जो भी निबंध हैं इनके, उनको अगर आप पढ़ लेते हैं, खासतौर से यहाँ पर मजदूरी और प्रेम निबंध के बारे में हमने चर्चा की है, तो पूर्ण सिंह को भी आप जरूर ध्यान में रख कर जाइए। कुबेरनाथ राय विद्यानिवास मिश्र की तरह ये भी 40 से अधिक निबंध लिखे, 40 के ये लोग तो 50 से अधिक शतक ही लगा चुके हैं, बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। उनको आप पूरा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि किसका कौन निबंध है। कई बार विकल्प में दोनों लोग रहते हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो है कुबेरनाथ राय का है, इनको जरूर ध्यान में रखिए। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, इसको आप पढ़ सकते हैं, बस इतना भी जान सकते हैं कि हाँ इसको विवेकी राय ने लिखा हुआ है, तो भी काफी। नामवर सिंह ने भी बहुत सारे निबंध लिखे हुए हैं, जिसमें संस्कृति और सौंदर्य निबंध आप ध्यान में रख सकते हैं। व्यापकता और गहराई, ये भी निबंध काफी इनका मशहूर है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। निबंधों के बाद बात करते हैं अन्य गद्य विधाएं। जब अन्य गद्य विधाओं की बात की जाती है तो तमाम गद्य विधाएं आपके दिमाग में आ जाती हैं। जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्त, रेखा चित्र, ठीक है, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, बहुत सारी रचनाएं आ जाती हैं और दिमाग वहां पर घूमना शुरू हो जाता है। फिर भी उसमें से हमें
किन किन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी की जो भी रचना है वो संस्मरण के रूप में हो, रेखा चित्र के रूप में हो, यात्रावृत्त के रूप में हो, आप हर एंगल से उसको देखिए। ठीक है, महादेवी वर्मा को हमने काव्य में भी देखा और यहाँ पर अन्य गद्य विधाओं में हम देख रहे हैं कि इनके रेखा चित्र और जो भी संस्मरण है वो काफी चर्चित रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखिए। तुलसी राम मुरदैया जो आत्मकथा है, दलित आत्मकथा के रूप में, उसको आप एक बार जरूर पढ़कर जाइए। शिवरानी देवी तो प्रेमचंद घर में जीवनी के तौर पर है, और प्रेमचंद से रिलेटेड जितनी भी जीवनियां, चाहे वो अमृतलाल की हो, मदन गोपाल की हो, ठीक है, अमृत राय और शिवरानी देवी, तो कहने का मतलब है कि प्रेमचंद से रिलेटेड एक दो सवाल अन्य गद्य विधाओं से आते ही आते हैं। मनु भंडारी एक कहानी है भी। विष्णु प्रभाकर खूब पूछा जाता है, ये आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, ठीक है, किसने लिखा है, कितने वर्षों में लिखा है, कब प्रकाशित हुई, ये सब सवाल खूब पूछे जाते हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और कविताओं में भी इनको आप जरूर शामिल कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं भी पूछी जाती रही हैं। क्या बोलूं, क्या याद करूं, या फिर इनकी आत्मकथा कितने खंडों में बटी हुई है, उसके हिसाब से भी सवाल पूछे जाते हैं, उसके क्रम को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, तो इसको आप ध्यान में रखिए। या फिर हरिशंकर परसाई के निबंध भी काफी पूछे जाते हैं, क्रम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, एक दो निबंध तो आते ही आते हैं। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, किस तरीके से हरिशंकर परसाई और कृष्णचंद्र आप देखेंगे कि हास्य व्यंग कटाक्ष करने वाले निबंधकारों में रहे हैं, तो यहाँ पर उसको दिया गया। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को हमने काव्य में देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किताब है, इसको आप जरूर अपने पास रखिए। और संस्कृति के 4 अध्याय दिया गया है, और बाकायदे बहुत बेहतरीन तरीके से हर एंगल से इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, पूरा क्रम से एक तरीके से ये ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में ही ये बुक है। ठीक है ना, तो इसको अपने पास तो रखना चाहिए, भले पढ़े ना पढ़ें, लेकिन जब भी आप बुक फेयर में जाइए, पुस्तक मेले में जाइए, तो इस किताब को जरूर खरीद लीजिए। अगर आपके पास हो तो नियमित रूप से एक एक चैप्टर पढ़ते जाइए। मुक्तिबोध एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, जाहिर सी बात है डायरी विधा में ये ऐसा लग रहा है कि लिखी गई है, लेकिन इसमें चिंतन किए गए अलग अलग जो भी साहित्य शास्त्र हैं, या फिर एक साहित्यिक क्या सोचता है उसको लेकर इसमें चिंतन मनन किए गए हैं। कई बार यहाँ से भी कथन पूछ लिए जाते हैं, जो कि उत्तर के रूप में मुक्तिबोध होता है। राहुल साकृत्यायन यात्रावृत्त के लिए जाने जाते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, अगर आप अपने ध्यान में रखिए। या फिर राहुल साकृत्यायन की जो भी यात्रा साहित्य हैं, उनके क्रम को आप जरूर निश्चित तौर पर ध्यान में रखकर जाइए। आगे को तो हम बहुआयामी व्यक्तित्व का साहित्यकार मानते हैं, कविता भी लिखा, संपादन भी किया, उपन्यास भी लिखा, कहानी भी लिखा, नाटक भी लिखा, यात्रावृत्त भी लिखा, बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, आलोचनाएं भी इन्होंने की। तो अरे यायावर रहेगा याद, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने चुनिंदा रचनाओं को आपके सामने रखा है, जो हमारी दृष्टिकोण से अलग अलग पाठ्यक्रमों या फिर जो भी प्रश्न पत्रों को हमने देखा पिछले 15-20 वर्षों के, तो उसमें ज्यादातर सवाल इन्हीं रचनाकारों से पूछे जा रहे हैं, और यही रचनाएं घूम फिर कर आती रही हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों न जब आप किताब खोलने जाएं और ये सभी रचनाकार या रचनाएं आपके सामने आए, तो कुछ देर तक हर एंगल से संपूर्णता के दृष्टिकोण से उनको देखें, समझें, नोट करें और सतर्क रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा की तैयारी तो सभी परीक्षार्थी करते हैं, सभी सेंटर पर जाते भी हैं, सभी हंसते मुस्कुराते आपको दिख भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही परीक्षा देने के बाद आते हैं तो उनको लगता है कि हमारा पेपर अच्छा गया है। घर जाते हैं धीरे धीरे, फिर लगता है कि ये सवाल गलत हो गया, वो सवाल गलत हो गया, फिर कट ऑफ को लेकर चिंता करने लगते हैं। फिर इसके बाद रिजल्ट आता है तो बहुतों का होता है, बहुतों का नहीं होता है। फिर इसके बाद अपनी कमियां खोजना शुरू करते हैं कि अब अगली बार जब एग्जाम आएगा तो हम अच्छे से तैयार करके जाएंगे, इस बार ये चीज कमी रह गई। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके लिए ये आखिरी मौका होगा, तो क्यों नहीं जो कुछ हमने आप सभी को बताया हुआ है उसका लाभ उठाते हुए आप इस आखिरी मौके को सफलता में बदल दें। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है तुलसीदास का, तुलसीदास की रचनाओं को आपको विशेष रूप से ध्यान से देखकर पढ़ना है। इनकी कुल 12 रचनाएं हैं। केशवदास
की रचनाओं को देखना है। इसके बाद सीधे आप देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, यानी कि ये जो 4 छायावादी कवि हैं, इन कवियों से लगातार क्रम वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनकी रचनाओं को आप प्रकाशन वर्ष के साथ ही और जितनी भी रचनाएं हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे क्रम के प्रश्नों के रूप में। अज्ञेय, रघुवीर सहाय, तो हिंदी साहित्य का काव्य खंड आप पढ़ेंगे तो हजारों कवि आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख कवियों से सवाल पूछे जाते रहे हैं, उनकी रचनाओं के क्रम पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में हमने बताया तो बहुत कम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो अगर आपकी परीक्षा 1 महीने बची हो तो इन रचनाकारों की रचनाओं को जरूर आप अपने ध्यान में रख कर जाइए। तो ये तो रही कविता की बात। पोर्शन है वो क्या है, कहानीकार। कहानीकार के रूप में आप देख रहे हैं कि मात्र 3 कहानीकारों से ज्यादातर सवाल क्रम वाले प्रश्न में पूछे गए हैं, जिसमें नाम है प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियां लिखी थी। अब इन 300 कहानियों का क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा प्रेमचंद को पूरा। जयशंकर प्रसाद ने भी लगभग 70 के आसपास में कहानियां लिखी हैं और अज्ञेय ने भी ठीक ठाक कहानियां लिखी हैं। तो हमने देखा कि प्रश्न पत्रों में प्रायः प्रेमचंद, प्रसाद और अज्ञेय की कहानियों का क्रम पूछ लिया गया है, कहानी संग्रह पूछ लिया गया है। तो आप परीक्षा से पूर्व इसको जरूर ध्यान में रखकर जाए। इसके बाद देखते हैं अगली विधा कौन है। उपन्यासकारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला नाम है प्रेमचंद, ईलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज, फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, यशपाल, राही मासूम राजा। इसके अलावा कुछ और उपन्यासकार हैं जिसमें कि भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र, रमेश चंद्र शाह, श्रीलाल शुक्ल, और महिलाओं में देखें तो 3 महिलाओं का नाम यहाँ पर है, कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा। तो हमने उपन्यासकारों पर चर्चा की तो आपने देखा कि प्रेमचंद से लेकर उषा प्रियमदा तक के उपन्यासकारों के उपन्यासों का क्रम पूछ लिया गया है परीक्षाओं में। तो इनको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखकर जाना होगा परीक्षाओं में, जिससे कि इनसे प्रश्न आए तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत ना हो, सही हो जाए। बात करते हैं कि किन किन नाटककारों को हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। इसमें पहला नाम है भारतेंदु का। जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा आदि के नाटकों का क्रम प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इसलिए मुझे लगा कि रचनाकार और रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रमुख रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं का क्रम परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उनकी संख्या बहुत कम है। आप देख रहे हैं कि मोटी मोटी किताबों में ढेर सारे तथ्य हैं, लेकिन उसमें से विशेष तौर पर किस पे ध्यान देना है अब आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं अगले विधा के ऊपर, जो आलोचक के रूप में है। आलोचक कौन कौन से फेमस रहे हैं और परीक्षाओं में उनके रचनाओं का क्रम पूछा गया है, जिसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, नगेंद्र नामवर सिंह। ये ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचनात्मक पुस्तकों का क्रम पूछ लिया गया है। तो उम्मीद है कि आप इनको ध्यान में रखेंगे। अगली विधा में चलते हैं। अगली विधा निबंध है। तो प्रमुख निबंधकारों को हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? लल्लू लाल, सरदार पूर्ण सिंह, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, अज्ञेय, शरद जोशी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये प्रमुख निबंधकार हैं जिनके निबंधों को आधार बनाकर क्रम अनुसार पूछने वाले प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। खासतौर से विद्या निवास मिश्र और कुबेर नाथ राय
ये सवाल निश्चित तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और इन्होंने खूब निबंध लिखा है। खासतौर से ये ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, तो आप परीक्षा से पूर्व इनको जरूर एक बार ध्यान में रखकर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्मल वर्मा के निबंध भी क्रम के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्रमानुसार इनके निबंधों को आप सही बताइए कौन सा विकल्प में क्रम सही है। इसी तरीके से अज्ञेय हैं शरद जोशी निराला। निराला का नाम काव्य में भी आया था, लेकिन उनके कुछ निबंध भी हैं जो कि फेमस रहे। अगले विधा में बात करते हैं तो है अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाएं में आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त, रेखा चित्र तमाम विधाएं आती हैं। उसमें देखा जाए तो महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल साकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, ये 4 नाम उभर कर सामने आ रहे हैं जिनकी रचनाओं को आधार बनाते हुए क्रमानुसार वाले प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका एग्जाम 1 महीने बचे हो तो तमाम रचनाकारों और रचनाओं को तो पढ़ना ही है, जितना आपका दिमाग उनको कैप्चर कर सके, आपके दिमाग में रचनाएं बैठ जाएं और परीक्षा में एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। बाकी इन रचनाकारों को आप ध्यान में रखें तो ज्यादा आपको आसानी होगी, आप अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारा जो प्रयास था कि प्रमुख रचनाकारों और रचनाओं से परिचय कराया जाए, तो हमने अभी केवल रचनाकारों से ही परिचय कराया है अलग अलग विधाओं के, कि जिससे कि लगातार क्रमानुसार सवाल पूछे जाते रहे प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से, या फिर उनकी रचनाएं जो दे दी गई हैं उनको इसमें से छांटना है। तो उम्मीद है कि आप अब इन रचनाकारों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इन प्रमुख रचनाकारों के रचनाओं पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको और सहूलियत हो सके।